हनुमान बेनीवाल की जो राजनीति के अंदर एंट्री हुई थी वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद में हनुमान बेनीवाल है लगातार नागौर की राजनीति के अंदर बेहद सक्रिय रहे थे। पहला चुनाव ऐसा बताया जाता है जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा, बतौर तीसरी पार्टी से भी हनुमान बेनीवाल ने 2003 का विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और उसके बाद उनकी जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी के साथ में बढ़ जाती है। और आप देखिए 2008 होते होते हनुमान बेनीवाल को बीजेपी है वो टिकट दे देती है और वहां से हनुमान बेनीवाल है पहली बार विधायक बनते हैं। और उसके बाद आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां से लगातार हनुमान बेनीवाल का जो सफर है वो हमेशा आगे बढ़ता रहा। और ये सफर है वो आप देखिए एक राजस्थान के अंदर एक तीसरी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आप देखिए कल ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस है। दरअसल हर किसी के मन में यह सवाल होगा कि नारायण बेनीवाल खीमसर से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आप देखिए खीमसर से जब भी हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते थे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उन आंकड़ों से काफी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी मोटे तौर पर कि क्यों हनुमान बेनीवाल है खीमसर से चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों आप देखिए न तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है न कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और जब से हनुमान बेनीवाल है बीजेपी को छोड़कर अपने पार्टी और निर्दलीय में, उसके बाद में आप देखिए वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। और इसी सुपड़े साफ के बाद में बीजेपी वापसी करना चाहती है। इसीलिए आप देखिए जो ज्योति मिर्धा है पूर्व सांसद है जो कांग्रेस से थी उसे बीजेपी है अपने साथ लेकर आई है। और उसके बाद लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से हनुमान बेनीवाल को वहीं पर घेरा जाए। पहली जो आरएलपी की सूची आई है उसमें हनुमान बेनीवाल का पहला नाम है। अब आप देखिए 2019 का विधानसभा का चुनाव पहली बार पिछले 20 सालों की राजनीति 15 सालों की राजनीति के अंदर हनुमान बेनीवाल से उनके जो भाई है वो वहां से चुनाव लड़ते हैं 2019 के चुनाव के अंदर। और ऐसा बताया जाता है 2019 का जो उपचुनाव था क्योंकि हनुमान बेनीवाल है वो बीजेपी के साथ में उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाता है और नागौर से बतौर एमपी का चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। और आप देखिए उसके बाद में उपचुनाव के अंदर ऐसा बताया जाता है नारायण बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार है वो पूरी तरीके से लग जाती है। और यहां तक भी हनुमान बेनीवाल है वो सीधे तौर पर हरीश चौधरी पर भी ये आरोप लगाते हैं कि पूरी सरकार और साथ में बीजेपी के कुछ नेता थे जो कि यहां से मेरे भाई को हराना चाहते थे और लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हनुमान बेनीवाल है वो अपने भाई को जिताने में कामयाब हो जाते हैं। 2018-19 की बात की जाए तो आप देखिए नारायण बेनीवाल को 78,235 वोट मिलते हैं। वहीं हरेंद्र मिर्धा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे 2019 के अंदर 73,605 वोट मिलते, महज 3% की गैप से आरएलपी है वहां से चुनाव जीतती है। और उसके बाद आप देखिए क्योंकि बीजेपी के साथ में गठबंधन था इसलिए बीजेपी ने वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। और उससे बाद में देखिए पहली बार था जब बेनीवाल परिवार को महज 3% के वोट से जीत मिली थी। इससे पहले आप 2018 का विधानसभा चुनाव देखिए वहां पर हनुमान बेनीवाल है वो आप देखिए 83,000 के करीब वोट लाते हैं, 45% वोट लाते हैं। वहीं कांग्रेस है वो 36% वोट लाती है यानी 66,148 और बीजेपी है वो तीसरे नंबर पर होती है। तो आप देखिए यहां पर हनुमान बेनीवाल है वो 11% से वोट से जीत जाते हैं। और उसके बाद में आप अगर जो 2013 के अंदर आप देखिए पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी और राजस्थान के अंदर आप देखिए कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन उस मोदी लहर में भी हनुमान बेनीवाल ने बतौर खीमसर से पहला है निर्दलीय चुनाव लड़ा था 2013 के अंदर और वो चुनाव है वो बड़े अंतराल से जीतते हैं। ऐसा बताया जाता है 15% के आसपास जीते हैं। वहां पर जो सेकंड कंपटीटर होते हैं बीएसपी के दुर्ग सिंह होते हैं। हनुमान बेनीवाल को 65,000 के आसपास वोट मिलते हैं, 43% वोट मिलता है। दूसरी तरफ आप देखिए दुर्ग सिंह जो है बीएसपी से होते हैं उन्हें 43,000 के आसपास वोट मिलता है। और उसी तरीके से आप देखिए जब वो बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो 2008 के अंदर भी हनुमान बेनीवाल को 45% वोट मिलता है और दुर्ग सिंह जो कि बीएसपी से थे उन्हें ऐसा बताया जाता है कि 26% वोट मिलता है, 19% से वोट से जीतते हैं। आप देखिए इसीलिए हनुमान बेनीवाल के लिए बेहद सेफ सीट है। यहां पर जब से हनुमान बेनीवाल ने सक्रिय राजनीति करना शुरू किया उसके बाद में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो गई है। इसीलिए आप देखिए अभी तक बीजेपी ने 2 लिस्टों के अंदर, कांग्रेस ने 3 लिस्टों के अंदर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं आप देखिए दूसरी तरफ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नारायण बेनीवाल है क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है
कि पर्दे के पीछे जो कुछ भी आप देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, उस सब के पीछे ऐसा बताया जाता है कि सारी जो रणनीति है वो नारायण बेनीवाल की। मैंने बहुत से इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा भी है और बहुत से उनके आसपास के लोग बताते हैं कि नारायण बेनीवाल है वो पूरी तरीके से पार्टी को संभालते हैं। कहां क्या कुछ कार्यक्रम होगा, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा, कहां किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, तमाम चीजों को लेकर है। तो इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि नारायण बेनीवाल है वो इस विधानसभा का चुनाव है वो नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए हनुमान बेनीवाल है, ऐसा बताया जाता है एक और विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वो कौन सी सीट होगी, पहले परबतसर बताई जा रही थी, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। दूसरा आप देखिए हनुमान बेनीवाल का 2 दिन पहले ही आजाद पार्टी के साथ में, चंद्रशेखर रावण के साथ में गठबंधन हुआ है। तो उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों का गठबंधन है वो आखिर किस तरीके से कांग्रेस के लिए नुकसान होगा, बीजेपी के लिए नुकसान होगा। और हनुमान बेनीवाल के लिए आप देखिए वो लगातार खास तौर से किसानों की राजनीति करते हैं। एनडीए को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहां पर उस वक्त कृषि कानून आए थे। और उसके बाद आप देखिए लगातार अग्निवीर को लेकर पूरे राजस्थान और पूरे देश के अंदर जबरदस्त तरीके से इस पूरे अग्निवीर योजना को लेकर सवाल खड़े किए थे, मोदी सरकार के खिलाफ रैलियां की थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी किसे उतारेगी और कांग्रेस किसे उतारेगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।